नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद महंगा हो रहा पेट्रोल डीजल। लगातार 17वें दिन तेल कंपनियों ने बढ़ाए दाम। पेट्रोल 8.5 तो 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का कृषि कर्ज माफी को लेकर शिवराज सरकार पर हमला। कहा 4 महीने में नहीं कर पाई कर्ज माफी, चालू रखने पर फैसला। देरी से बढ़ सकता है किसानों का संकट। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल न करने से मजदूर निराश। श्रम मंत्री शिव कुमार ने केंद्र पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप। कहा मनरेगा और दूसरी योजनाओं से दिया जाएगा रोजगार। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय का इस साल सबसे ज्यादा वन उपज खरीदने का दावा। 16 राज्यों में लगभग 80 करोड़ रुपए से खरीद गई वन उपज। छत्तीसगढ़ पहले तो दूसरे नंबर पर रहा ओडिशा। और अब खबरें विस्तार से। लगातार 17वें दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इन 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बात करें तो इसकी कीमतों में लगातार नरमी का रुख कायम है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे पर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल आखिर क्यों महंगा हो रहा है, जबकि सरकार ने इनके दाम कच्चे तेल की कीमत के आधार पर तय करने का फॉर्मूला अपनाया हुआ है। इससे ढुलाई और खेती की लागत बेतहाशा बढ़ने वाली है। तो पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से खेती किसानी पर किस तरह का असर, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाट जी। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। खेती की लागत में ये जो लगातार डीजल की कीमत में हम इजाफा देख रहे हैं, आप कितना उछाल देखते हैं? हिसाब किताब कुछ सामने रखें कि एक तरफ जो अगर हम एमएसपी की बात करें तो वो उतनी बढ़ी नहीं है जितनी की लागत बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को कितना बड़ा धक्का? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपने कहा कि डीजल बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ जाती है और गवर्नमेंट उसके अनुपात में एमएसपी नहीं बढ़ाती है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि जैसे पिछले 17 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो डीजल लगभग 10 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो किसानों की लागत इससे बढ़ जाएगी, जिससे किसानों का मुनाफा बिल्कुल और भी कम हो जाएगा। मैं आपको उसको सिंपल करके बताऊं तो जैसे गेहूं का अगर एग्जांपल ले तो गेहूं की बिजाई से पहले उसको जब हम उसकी सिंचाई करते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, तो उस समय उसको 2 बार उसकी जुताई करनी पड़ती है ट्रैक्टर से। फिर उसको इरिगेट करने के बाद फिर 2 बार जुताई करनी पड़ती है, तो फिर उसके बाद फाइनली उसकी बिजाई करते हैं उसकी। तो यानी टोटल मिला के 5 से 6 बार ट्रैक्टर से टोटल उसकी जुताई करनी पड़ती है। एक बार जो एवरेज जो डीजल लगता है एक बार जुताई करने में, पूरे 1 एकड़ जमीन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो 2.5 से 3 लीटर होता है। इन टोटल आपका कुल मिला के उसका 15 से 18 लीटर आपको डीजल की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, ये तो ट्रैक्टर का खर्चा है, ये ट्रैक्टर में कितना डीजल लगेगा। अगर आप देखें, जब आप पहले सिंचाई करते हैं तो अधिकतर इलाकों में इंजन से चलने वाले ट्यूबवेल होते हैं जिसमें डीजल की आवश्यकता होती है। तो आपको स्टार्टिंग में जब उसकी जुताई बिजाई करने से पहले जब आप उसको इरिगेट करते हैं तो 10 से 12 लीटर डीजल जब एक बार लगता है, टोटल मिला के सिंचाई करने में उसका लगभग 50 लीटर डीजल गेहूं की फसल में लगता है। इसके अलावा एक बात यह भी है अनिका जी महत्वपूर्ण कि जो जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उसके कारण आपका फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड्स के दाम भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो उस समय उसकी भी उस समय डीजल की कीमतों जो बढ़ी होती है उसका असर उस समय भी पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो किसान ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने प्रोड्यूस को, उसमें भी उनको खर्च बढ़ जाता है। तो ये टोटल कर मिला के चौतरफा मार किसानों पे पड़ती है। अगर आप देखेंगे जो भी हालिया समय में पिछले 17 दिनों में जो डीजल के दाम बढ़े हैं लगभग 10 रुपए प्रति लीटर के, तो कम से कम एक किसान को प्रति एकड़
₹1000 का ज्यादा खर्चा आएगा। अगर उसी तरीके से आप धान की बात करेंगे तो धान में भी, जब आप उस धान में तो और भी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो शुरुआत में उसको आप पानी देने से पहले जी। उसको आप 2 बार उसकी आप जुताई करेंगे, उसके बाद उसको पूरा फुल भरेंगे तो उसमें लगभग 15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक बार भरने में। फिर आप ट्रैक्टर से उसमें करेंगे जुताई, फिर करेंगे, रोटावेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उस समय टोटल मिला के हर बार एक बार जुताई करने में 2.5 से 3 लीटर डीजल लगता है। तो उसके में उस धान के केस में भी आपको कुल मिला के स्टार्टिंग में 5 या 6 बार जुताई करनी पड़ती है। और धान में तो जैसा मैंने बताया कि पानी की आवश्यकता और भी अधिक होती है, तो पहले महीने में हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपने खेत को पूरा भरना पड़ता है, तो उसमें 10 से 12 लीटर तेल लगता है। तो आपका टोटल मिला के लगभग पहले महीने में आपका 5 से 7 लीटर एक बार लगता है, तो टोटल मिला के पहले महीने में आपका धान की फसल में लगभग 50 लीटर डीजल आपका लग जाता है। दूसरे महीने में थोड़ा कम होता है, तीसरे महीने में और थोड़ा कम होता है, लेकिन धान में तो बहुत ज्यादा डीजल की आवश्यकता होती है आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी मांगती है वो फसल। तो इसके कारण आपकी लागत बहुत बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा कि ये बताएं प्रति एकड़ ₹1000 के आसपास लागत पड़ेगी। जी जी, तो धान के मामले में भी जैसे आपने गेहूं में बोला प्रति एकड़ ₹1000, धान के मामले में आप ये कितना उछाल देखते हैं? और इस वक्त तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक तौर पर एकदम लोएस्ट लेवल पर हैं। फिर सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि किसानों की अब खरीफ की बुवाई होनी है? पहले ही कोरोना काल में रबी में जिस तरह जैसे तैसे फसलें बिकी, कम भाव पर बिकी, एमएसपी भी ठीक से नहीं मिला, इतना ज्यादा बर्बादी, उसके बाद बात कर लीजिए बीज की, मजदूरों की, दिहाड़ी की, सब कुछ बेतहाशा बढ़ गया है। लेकिन जो अभी हाल में सरकार ने एमएसपी जो उसका ऐलान किया, उसमें इन बढ़े हुए दामों को ऑब्जॉर्व नहीं किया गया, फैक्टर इन नहीं किया गया। तो इसमें आप किस तरह का कुचक्र देखते हैं? आप किसान किस तरह के कुचक्र में फंसने वाले हैं? देखिए, धान के उसमें भी प्रति एकड़ लगभग डीजल की कीमत बढ़ने से 1000 से ₹1500 का अधिक खर्चा किसान को उठाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल ये सही सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत नीचे हैं, तो हमारे यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऊपर क्यों जा रही हैं? देखिए रेखा जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सरकार ने हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बाजार के हवाले कुछ साल पहले कर दिया था। तो जब आप कोई भी चीज इस तरीके से बाजार के हवाले करते हैं, तो बाजार फिर अपने तरीके से किसानों का और कंज्यूमर्स का शोषण करता, जैसा अभी हम देख रहे हैं। और हम इस चीज के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। जैसे अभी हाल समय में सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश ला के किसानों को जो फ्री मार्केट देने की बात कही है, तो एग्रीकल्चर को भी फ्री मार्केट हवाले करने की बात कही है, उससे भी ठीक इसी तरह मार्केट द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। अभी एक अन्य पहलू ये भी है अभी खरीफ की फसलों को लेके कि कोरोना के कारण जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने गांवों में वापस चले गए हैं, तो लेबर्स की, समय मजदूरों की बहुत कमी है इस समय। और जो लोकल मजदूर मिल भी रहे हैं, वो पहले प्रवासी मजदूर एक के ₹500 लेते थे, लोकल मजदूर 750 से ₹800 ले रहे हैं। तो किसानों की लागत है वो काफी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो किसानों को बहुत गंभीर समस्या का सामना इस समय ऐसे में ये बताएं कि आप लोगों की किस तरह के सुझाव हैं और क्या सीधी मांगे हैं आपकी? महत्वपूर्ण ये है, पहला तो सरकार ये करे कि जिस तरीके से जैसा C2+50 फार्मूले में भी है, भाई जैसे जैसे डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसको C2+50 फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर किया जाए और उसी अनुपात में एमएसपी बढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा, सरकार यह भी कर सकती है कि जो भाई किसान होंगे उनको जो डीजल खरीदेंगे तो उसमें सब्सिडी दे उनको, ताकि उनकी लागत उनकी कम हो जाए। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू ये हमारी मांग है कि देखिए, आप किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड को अगर आप बाजार के हवाले कर देंगे तो फिर बाजार अपने तरीके से शोषण करता है सबका। तो बाजार के हवाले ना करके गवर्नमेंट का करना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि ये देश की जनता से जुड़े हुए मसले हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डीजल और पेट्रोल की कीमतें हो। तो इन पे सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल रहना चाहिए, सरकार द्वारा इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। अदरवाइज मार्केट इस तरीके से हो जाएगा, मार्केट इसे कंट्रोल करेगा तो किसान
किसानों का शोषण और कंज्यूमर का शोषण बहुत अधिक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन अहम सुझावों को सामने रखने के लिए। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश के साथ खरीफ की खेती में तेजी आ गई है, लेकिन किसानों को समय पर खाद बीज न मिलने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। सहकारी समिति के बाहर भीड़ की ये तस्वीरें रायसेन जिले की हैं। यहाँ किसानों को खेती का सारा कामकाज छोड़कर सहकारी समितियों के बाहर सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगना पड़ रहा है। यहाँ किसानों को टोकन तो मिल जाता है, लेकिन खाद बीज तब भी नहीं मिल पाती है। किसानों ने सहकारी समितियों में धांधली होने का भी आरोप लगाया है। के लिए लाइन में लगे हुए खाद के लिए आया साहब, और 15 तारीख जो टोकन बांटे थे किसानों के लिए, और अभी तक टोकन के द्वारा खाद वितरण नहीं हो रहा है और अनियमितता बढ़ती आ रही है। किसानों के साथ लापरवाही, जिनके किसानों के पास टोकन नहीं उनके लिए तो खाद वितरण हो रही है और परमिट कटवाए जा रहे हैं। डेली आ रहे हैं, आज भी आए, परसों भी आए थे, कल इतवार तक, कल आए नहीं, कहने लगे सोमवार मिल जाएगा, आज भी नहीं मिल रही है। और जो टोकन नहीं है बिना खाद मिल रही है। खाद के लिए लाइन में लगे हैं साहब, 15 तारीख से आ रहे हैं, आज तक आ गई। और जो बड़े बड़े आदमियों को जो छांट के खाद दे रहे हैं, आगे से हम लोगों को खाद में लाइन में लगा रहे हैं। और ये धक्का मुक्की हो रही, गाली गुप्तार हो रही है, बेइज्जती हो रही है, जी हो रही है। और खाद बीज के लिए किसान धक्के खा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की माने तो कोई परेशानी ही नहीं है। उनका कहना है कि सोसाइटी से जिन किसानों को टोकन मिला है उन सभी को खाद बांटी जा रही है। ये खाद की भीड़ हो रही है और इन लोगों को अपन ने 4-5 दिन पहले 25 तारीख तक के टोकन बांट दिए हैं और खाद भी पर्याप्त है अपने पास, डीएपी यूरिया दोनों पर्याप्त है, दोनों मिल रहा है बढ़िया आराम से। सबको दिया जा रहा है टोकन, जिसे 25 तारीख तक के टोकन ले रहे हैं, उसके बाद 25 के बाद 26 को अपन फिर टोकन बांटेंगे। मध्य प्रदेश इस साल देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीद करने वाला राज्य बना है। बीजेपी इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कमलनाथ सरकार के समय किसानों को मिले शुद्ध खाद बीज और कर्ज माफी जैसी राहत मुहैया कराने का ही नतीजा है। इस मामले पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। हम बात कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी से। ये जो ट्वीट है कमलनाथ जी का, क्या आपका कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने उनके नेतृत्व में हमने चलाया था और काफ़ी बड़ी सफलता जो है हमको उसमें हासिल हुई और उसी का परिणाम रहा कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको मानक दर्जे का खाद बीज उनको उपलब्ध हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय अनुसार किसानों को पूरे मध्य प्रदेश में आधे दर पर बिजली उनको उपलब्ध हुई। सिंचाई के साधन हमारी सरकार में हमने बढ़ाए। गेहूं का रकबा था, उस गेहूं के रकबे में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो गेहूं उत्पादन को लेकर के जो अपनी पीठ थपथपाने का जो झूठा काम कर रही है, जो श्रेय लेने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी पूर्व सरकार और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में जो निर्णय फैसले हुए थे, मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि आज हमारा मध्य प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में देश में अग्रणी नंबर पर है। एक जो कर्ज माफ़ी को लेकर अब किसान संशय में हैं और डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्या कहना है आप? देखिए, जब तक हमारी सरकार थी हमने लगातार हमारी ऋण माफ़ी की प्रक्रिया को हमने विपरीत परिस्थितियों में आगे रखने का काम किया। पिछले 3 महीने से मार्च, अप्रैल, मई और लगभग जून भी अब जो है समाप्त होने में आ गया है, 4 महीने होने में आ रहे हैं। 4 महीने में सरकार अभी तक ये नहीं तय कर पा रही है कि वो ऋण माफ़ी की जो प्रक्रिया है उसको आगे चलाना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है और उसी का परिणाम है कि आज हमारा किसान साथी जो है वो असमंजस में है। और अगर सरकार शीघ्र ही अगर कोई निर्णय और फैसला नहीं लेती है तो एक बहुत बड़ा संकट जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों के सामने आ जाएगा और जो बड़ी मुश्किल से हमने ऋण माफ़ी करके मध्य प्रदेश के माथे से जो कलंक, जहां पर किसानों की आत्महत्या के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पहुंच गया था, उसको हटाने का काम किया। 10 लाख से अधिक किसान साथी जिनका
जो डिफ़ॉल्टर हो चुके थे, जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके थे, उनको ऋण माफ़ी का लाभ दे करके उनको ऋण की प्रक्रिया में शामिल करने का काम किया। जो इतनी हमने मेहनत करी हमारे किसान साथियों के लिए, कहीं ना कहीं सरकार की इस अनिश्चितता के कारण जो है हमारा किसान दोबारा जो है परेशानी में खड़ा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, मूंग की जो फसल है उस मूंग की खरीदी नहीं कर रही है सरकार, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने में आया है। आप गेहूँ उपार्जन की पूरी प्रक्रिया को आप देखिए, किस प्रकार से जो है पूरी मध्य प्रदेश में अव्यवस्था का वातावरण रहा और उसका परिणाम स्वरूप हमारे किसान साथियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। और वही स्थिति चना खरीदी को लेकर रही है, वही स्थिति जो है मूंग को खरीदी को लेकर के रही है। बड़े बड़े तमाम दावे किए जा रहे हैं, पंजीयन करने की बात हो रही है, लेकिन ना तो पंजीयन हो रहा है और ना ही जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई स्पष्टता जो है मूंग की खरीदी को लेकर के सरकार के द्वारा की जा रही है। तो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का साफ साफ कहना है कि कमलनाथ सरकार के जो मानक खाद बीज देने की योजना थी या किसानों का जो ख्याल रखा और रकबा बढ़ा गेहूं का, उसका परिणाम अब आया है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। लॉकडाउन के बाद मजदूरों की बड़े पैमाने पर शहरों से गांव वापसी हुई है, लेकिन गांव में भी इनके सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को इस योजना में शामिल करने की मांग की है। राज्य के मजदूर भी गांव में रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। काम कहीं हमको नहीं मिल रहे हैं, ना गांव में मिल रहे हैं, ना बाहर में मिल रहे हैं, ना रायपुर में, ना शहर में, ना कोई दूसरे जगह भी। रोजी रोटी की मुश्किल आ गई है। मुश्किल आ गए भैया, रोजी रोटी की मुश्किल। जाएंगे बाहर, फिर अब कभी कहीं बाहर काम मिलेगा तो जाएंगे, यहीं रहेंगे। बाहर अभी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे भैया। कोई बाहर में रह नहीं रहा है तो जाएंगे कहाँ? घर में तो रहेंगे, जो मिल रहे उसको खाएंगे। लॉकडाउन में कुछ नहीं चल रहा है भैया, नहीं चल रहा है। तो कहीं बाहर काम मिलेगा तो जाएंगे कि अब यहीं रह के अब अपने घर में रहना है? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार दिए है वो छत्तीसगढ़ में कौन कहते हैं गरीब नहीं है, करते गरीब है। लॉकडाउन में भाई फंसा है हम लोग को, सरकार दूसरे राज्य में दे रहा है, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दे रहा है? कौन कहता है गरीब नहीं है? छत्तीसगढ़ में बहुत से गरीब है, बाहर नहीं है ना। हम बाहर नहीं जाएंगे काम में, हमको यही काम करना है, हम बाहर जाकर काम नहीं करें। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री ने केंद्र पर राज्य के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गोस्वामी ने। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन मनरेगा में उन्हें शायद लाभ मिल सकता है। मेरे साथ श्रम मंत्री शिव डहरिया हैं। सर, अगर उनको शामिल नहीं किया जा रहा है तो क्या प्रावधान करेगी सरकार? देखिए, केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है और जो गरीब कल्याण योजना बनाएगी इसमें हमारे प्रवासी मजदूरों को लाभ देना चाहिए। लगभग हमारे प्रदेश में आज 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक आए हैं। उन श्रमिकों के रोजगार के लिए केंद्र की सरकार ने जो योजना चालू की उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को शामिल ही नहीं किया। भाजपा हमेशा के हमारे कांग्रेस शासित राज्यों के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितने भी श्रमिक हमारे बाहर से आए हैं उन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम करेगी। और हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, हमारे विभाग में जो योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुँचाएँगे और उन्हों किसी तरह की दिक्कत नहीं होने चाहिए। अभी हमारी सरकार ने सभी कलेक्टर्स को कहा है कि जितने श्रमिक बाहर से आए उनके स्किल मैपिंग किया जाए, उसकी जानकारी दी जाए कि कौन व्यक्ति किस काम को करने में सक्षम है, उसको उस अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, मनरेगा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा? देखिए, मनरेगा में आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी सरकार ने किया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आगामी समय में भी मनरेगा के तहत हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। तो ये है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जो इस तौर पर साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के साथ, यहाँ के गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, तो वो इस बात को जायज़ नहीं मानते। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से मनरेगा समेत कई अन्य कार्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को राहत दिलाने का प्रयास करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। राजस्थान सीमा पर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में टिड्डियों के नए दल ने हमला बोल दिया है। इस बीच केंद्र ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण के प्रयासों में तेजी आने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि सभी 10 लोकस्ट सर्कल कार्यालयों और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रेगिस्तानी इलाकों से बाहर जयपुर, अजमेर, दौसा, शिवपुरी और झांसी में भी अस्थायी कैंप्स बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आए 15 एरियल स्प्रेयर्स को भी टिड्डी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अपने अलर्ट में कहा है कि सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, पाकिस्तान और भारत को अगले 4 हफ्ते तक टिड्डी हमले को लेकर सतर्क रहना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तरी सोमालिया से टिड्डी दलों के हिंद महासागर पार कर भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचने की भी आशंका जताई है। और अब बात समर्थन मूल्य पर वन उपज की खरीद की। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत इस साल सबसे ज्यादा वन उपज खरीदने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक 16 राज्यों में लगभग 80 करोड़ रुपए की वन उपज की खरीद की गई है और अगर सरकार व निजी क्षेत्र की कुल खरीद को मिला दें तो ये आंकड़ा 2000 करोड़ के पार हो जाता है। ये खरीद ऐसे समय में हुई है जब कोरोना संकट ने वनों पर निर्भर आबादी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 20,000 टन से ज्यादा के वन उपज की खरीद हुई है। इसकी कीमत 53 करोड़ रुपए है। इसके बाद ओडिशा का नंबर है, यहाँ 21 करोड़ 32 लाख रुपए में लगभग 10,000 टन वन उपज खरीदा गया है। वहीं गुजरात में केवल 155 लाख टन वन उपज की खरीद की गई है। वन उपज खरीदने में छत्तीसगढ़ इसलिए सबसे आगे रहा है क्योंकि यहाँ इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। यहाँ इस साल 886 कलेक्शन सेंटर्स बने हैं। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास समूह बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। यहाँ अभी ऐसे 139 वन धन विकास समूह काम कर रहे हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, क्या है जमीनी हकीकत। हमारे साथ डॉक्टर गिरिराव हैं, वसुंधरा NGO के डायरेक्टर। गिरी साहब, ये बताएं कि जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है उसने बोला है कि रिकॉर्ड MSP पर खरीद हुई है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। इस जो ये दावा है इसको आप जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता पाते हैं? देखिए कनिका जी, जो इंस्टीट्यूट का जो दावा है, अगर हम 2003 का रूल आउट किया गया था, अगर आज का इस ईयर में हाँ थोड़ा हुआ है, बट अगर जमीन का हिसाब से आप देखना चाहेंगे खाली उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ का अभी तक जितना MSP का प्रोक्योरमेंट हुआ है उसका 94% प्रोक्योरमेंट ओनली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही हुआ है। और रेस्ट ऑफ द स्टेट में अभी तक जो MSP स्कीम के अंदर हम लोग का 16 स्टेट थे, 16 स्टेट के अंदर ओनली अभी तक मेरा बात है कि 11 स्टेट का जो है माने वो MSP स्कीम के अंदर गए हैं एंड उसमें से ओनली 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां पर अच्छी तरह से साल का थोड़ा MSP के स्कीम के अंदर प्रोक्योरमेंट हुआ है और दूसरा स्टेट में कुछ भी नहीं हुआ है। बोला गया है कि 16 राज्यों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें जैसा आपने बोला छत्तीसगढ़ को पहले नंबर पर बोला गया है और उड़ीसा दूसरे नंबर पर। मगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बाकी राज्यों में उस तरह का इस स्कीम का उतना फायदा नहीं पहुंचा है, तो असल में क्या स्थिति है लोगों के लिए? ये जो समय होता है मॉनसून का समय, वैसे भी थोड़ा बिजनेस वाइज थोड़ा कम वो लोग बेच पाते हैं अपने सामान को और आमतौर पर जो उन्होंने इकट्ठा किया होता है इतने महीनों के लिए, इस समय के लिए, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। मगर अब कोरोना में वो सारी चीजें, उनकी सारी कमाई, गाढ़ी कमाई और जो भी उन्होंने संभाल के रखा था वो अब उसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो ये जो कष्टदायी समय है, इसको किस तरह से लोग अपना समय काटेंगे, अपना परिवार पालेंगे, आजीविका चलाएंगे? देखिए कि जैसे कि अनिका जी आपको बताए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को छोड़ के अगर दूसरे स्टेट में अगर भी देखें, क्योंकि ट्रैवल का पॉपुलेशन, एक छोटा सा आंकड़ा आप हम बताना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे झारखंड में 46 करोड़ का पैसा दिया गया था, ओनली 26 लाख रुपए खर्चा हुआ है, जहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बीपीएल के अंदर ही है। अगर मध्य प्रदेश में भी अगर आप देख रहे हैं 34,000 करोड़ वहाँ पर 34 करोड़ वहाँ पर दिया गया था, 81 लाख रुपीज का प्रोक्योरमेंट हुआ है, जहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बीपीएल के अंदर है। मेरा बात है कि देखिए कि जो कोरोना के बाद जो सिचुएशन हुआ है, हम लोग ये सोचे थे कि कम से कम एमएसपी में लोगों को उसमें हो, पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के, क्योंकि उड़ीसा का ओनली 17% है व्यूज, और छत्तीसगढ़ का अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे ना 84% मनी दे व्यूज। तो मेरा बात है कि अगर आप ये दो स्टेट को छोड़ देंगे तो दूसरा स्टेट में कुछ भी नहीं हुआ है और लोग मर रहे हैं। मेरा बात है कि आप जो भी उनके पास एमएसपी है वो भेजने के लिए ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर नहीं है कोई ये भी जाके वहाँ पर जाके खरीदे एमएसपी को। सिचुएशन इज वेरी ग्रेव एट द फील्ड लेवल। तो अब लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं आप? हमने पीछे भी ग्राउंड दिखाई जहां लोगों को बढ़े हुए एमएसपी के बारे में जानकारी नहीं थी। आपको लगता है कि जो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से, उसमें कहीं कमी रही, और जो समय जो छूट गया, जिस समय पर काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अब जब आप इस तरह की बात सामने रख रहे हैं कि ग्राउंड पर स्थिति काफी खराब है, तो आगे के लिए किस तरह की प्लानिंग, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है सरकार को? सुनिए अनिका जी, जब एमएसपी स्कीम का रूलिंग आउट हुआ था तभी दिसंबर में उन लोगों का प्राइस फिक्सेशन होना चाहिए और जनवरी से जाके उनका हर जगह में दे हैव टू क्रिएट अवेयरनेस वहां पर क्रिएट करना था। बट इस साल का अगर आप देखेंगे जो रिवाइज प्राइस का, वो आपका 1 मई में ही रोल आउट हुआ है। 1 मई में उसके अंदर में आपका लॉकडाउन था, बहुत सारा स्टेट में लॉकडाउन था, वहां पर अलाउ भी नहीं था। और मेरा बात है कि जो जहां पर लोगों को लेके अवेयरनेस करना था, कहीं पर भी, मेरा बात है उड़ीसा में हम लोग देखें कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बट दूसरा स्टेट में अभी तक लोगों को, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, लोगों को अभी तक मालूम नहीं कि एमएसपी का प्राइस कितना है। इवन जो सिविल सोसाइटी काम कर रहे हैं आदिवासी लोगों के साथ, उनको भी मालूम नहीं है एमएसपी का प्राइस कितना है, इस साल के लिए फिक्स हुआ है। जब सिविल सोसाइटी को मालूम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों को कितना मालूम होगा। तो इस साल का मेरा बात है, जो सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं कि आपका जो गाइडलाइन बना है ना, दिसंबर में आप प्राइस फिक्स कीजिए एवं पूरा जाके जनवरी से उसको अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि एमएसपी स्कीम के साथ आप जो बंधन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं वो सबसे बहुत अच्छा है, क्योंकि एमएसपी स्कीम में आपका रॉ प्रोक्योरमेंट होता है, रॉ सेल होता है, बट बंधन स्कीम में आपको वहां पर वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। जो स्टार्टअप के बारे में बात करें, क्योंकि अभी जितने लोग रिटर्न करके आए हैं, अभी हर स्टेट को अपना स्किल मैपिंग करना चाहिए, और स्किल मैपिंग के अंदर मेरा बात है जो फॉरेस्ट के साथ जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर ये वाला स्किल मैपिंग अभी से शुरू होगा, जाके हम लोग अगले जो एमएसपी का सीजन शुरू होगा ना, तभी जाके कुछ काम कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, धन्यवाद। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।